पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस वीडियो में हम नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा हो वो उस वीडियो को देख लें और उसी क्रम में इस वीडियो को भी आगे समझने की कोशिश करें। एनएमआर में जो सिग्नल्स आते हैं उनकी संख्या के अलावा हमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। मोटे तौर पर हमें 4 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। संकेतों की संख्या से पता चलता है कि अणु या यौगिक में कितने प्रकार के प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन हैं। संकेतों की स्थिति से प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का पता चलता है, जैसे प्रोटॉन एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, या प्राइमरी है, या सेकेंडरी है, या टर्शरी है। तीसरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है एनएमआर स्पेक्ट्रम से वो है संकेतों की तीव्रता से, यानी सिग्नल की इंटेंसिटी से उन प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है जिनके कारण संकेत प्राप्त हुआ है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो एनएमआर स्पेक्ट्रम से हमें मिलती है वो है निकटवर्ती कार्बन यानी नेबरिंग कार्बन पर प्रोटॉनों की संख्या। इसका पता स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स संकेतों के विपाटन से चलता है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल सिग्नल्स की संख्या की बात करेंगे, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या। एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या यानी नंबर ऑफ सिग्नल से अलग अलग प्रकार के प्रोटॉनों का पता चलता है। जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल प्राप्त होंगे, इसलिए हमें प्रोटॉनों के विभिन्न प्रकारों यानी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स को पहले समझना होगा जो एनएमआर में अलग अलग सिग्नल देंगे। प्रोटॉन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स एंड डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। समान या समरूप वातावरण वाले प्रोटॉन जो समान सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित होते हैं तुल्य प्रोटॉन यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। जिन प्रोटॉन्स का वातावरण भिन्न भिन्न होता है वे अलग अलग सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित होते हैं अतुल्य या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। जैसे क्लोरोमेथेन में एक ही प्रकार के प्रोटॉन है, इसलिए एनएमआर में एक ही संकेत प्राप्त होता है। 2-क्लोरोप्रोपेन में 2 संकेत प्राप्त होते हैं क्योंकि उसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। 1-क्लोरोप्रोपेन में 3 संकेत प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। तो जितने प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स मिलते हैं। एक संकेत वाले उदाहरण देखें तो इथेन में आप देखिए ऑल दी 6 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, सो विल गेट 1 सिग्नल ओनली। ऐसे ही बेंजीन में भी 6 प्रोटॉन एक जैसे होते हैं और ये 6 एरोमेटिक प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देते हैं। एसीटोन के 6 प्रोटॉन्स भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इनका एक सिग्नल प्राप्त होता है। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि हमें 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। जैसे इस प्रोपेन में देखें आप तो ये जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, ये मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, ये और ये, इनका एक सिग्नल आता है और ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं CH2 इसका एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसलिए कुल 2 सिग्नल इसके एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई देते हैं। इथाइल क्लोराइड में भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक ये 3 प्रोटॉन्स है, दूसरे प्रकार के 2 प्रोटॉन है, इसलिए 2 सिग्नल आते हैं। इस 2-ब्रोमोप्रोपेन में आप देखें तो इसमें भी 2 प्रकार के प्रोटॉन्स, ये 3 और ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये 2 प्रोटॉन अलग हैं, इसलिए 2 संकेत इसमें प्राप्त होते हैं। आइसोब्यूटाइल में भी 2 संकेत प्राप्त होते हैं,
ये 3 प्रोटॉन्स मिथाइल ग्रुप के और ये 3 प्रोटॉन मिथाइल ग्रुप के एक समान है, इसलिए इनका एक सिग्नल आता है और दूसरा सिग्नल इन 2 प्रोटॉन्स के कारण आता है। पैराजाइलिन में देखें तो ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक ये और एक ये, इनके 6 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आता है और ये 4 जो एरोमेटिक प्रोटॉन है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये चारों एरोमेटिक प्रोटॉन्स एक सिग्नल देते हैं, इसलिए पैराजाइलिन में कुल 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो जितने प्रकार के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही सिग्नल हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे। वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक विस्थापन यानी केमिकल शिफ्ट समान हो तथा प्रत्येक दूसरे प्रोटॉन के साथ उनका कपलिंग कांस्टेंट, जिसको हिंदी में युग्मनांक कहते हैं, समान हो, चुंबक समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। सभी चुंबक समतुल्य प्रोटॉन रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, यानी ऑल केमिकल मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट ऑल्सो। 2 ब्रोमोप्रोपेन में सभी 6 प्रोटॉन्स चुंबक समतुल्य हैं, यानी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं। ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, 3 ये और 3 ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और साथ में ये केमिकली इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा बताया कि ऑल मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट ऑल्सो, क्योंकि इन सभी 6 प्रोटॉन्स का निकटवर्ती ये जो मिथाइन प्रोटॉन है, इसके साथ में कपलिंग कांस्टेंट सेम होता है, समान रहता है, इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन के ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, ये सारे प्रोटॉन्स क्या हैं, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, और जब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है तो दे आर केमिकली इक्विवेलेंट ऑल्सो। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन में मिथाइल समूह के प्रोटॉन्स चुंबक समतुल्य नहीं है, दीज आर नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कपलिंग कांस्टेंट किसी एक प्रोटॉन के साथ समान नहीं होता। इसके साथ में जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है जब इसका कपलिंग कांस्टेंट इसके साथ में देखा जाए तो ये दोनों कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये चुंबक अतुल्य है, लेकिन रासायनिक समतुल्य होते हैं। These are magnetically non-equivalent but chemically equivalent protons. In case of 1,1-difluoromethane, protons as well as fluorine nuclei are magnetically equivalent. ये जो फ्लोरीन न्यूक्लियस होता है ये भी एनएमआर में एक्टिव होता है, तो इस प्रोटॉन का H1 का जो कपलिंग कांस्टेंट F3 के साथ होता है वैसा उतना ही H1 का F4 के साथ होता है। सिमिलरली इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है दूसरे प्रोटॉन का किसके साथ में, ये F2 के साथ में, सॉरी F3 के साथ में, वो और F4 के साथ जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो भी समान होते हैं, इसलिए these all nuclei are magnetically equivalent and therefore they are chemically equivalent also. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि J which is coupling constant J13 is equal to J14 equal to J23 and that is equal to J24। तो सबके कपलिंग कांस्टेंट जो हैं वो आपस में बराबर हैं, इसलिए ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी है और केमिकली इक्विवेलेंट भी है। जब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, ये है 1,1-डाइफ्लोरोइथिलीन। इसमें आप देखें तो इस प्रोटॉन का जो कपलिंग कांस्टेंट है, ये जो प्रोटॉन नंबर 1 है, इसका कपलिंग कांस्टेंट इस F3 के साथ में जो है वो अलग है जब इस H1 का F4 के साथ कपलिंग कांस्टेंट देखते हैं तो। सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, J13 इज नॉट इक्वल टू J14। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, J6 इज नॉट इक्वल टू J trans and these protons are magnetically non-equivalent protons but they are chemically equivalent protons.
जिस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यहाँ कर रहे हैं वो रासायनिक तुल्य है, अतः इसमें दो प्रकार के होमोटॉपिक प्रोटॉन्स के सेट हैं। ये होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कैसे हुए ये देखिए। हम 2 मिथाइल प्रोपीन में देखें तो 2 मिथाइल प्रोपीन में दो तरीके के प्रोटॉन्स हैं, ये CH3 ये भी CH3, ये दोनों एक प्रकार के हैं, और ये H और ये एक H प्रकार के हैं, दोनों समान हैं। ये इनको A लिखा है हमने मिथाइल प्रोटॉन्स को, और हाइड्रोजन्स को हमने B से लिखा है। ये दो सेट होमोटॉपिक प्रोटॉन्स के हैं। कैसे है इसको समझने के लिए आप देखिए कि हम एक सेट के हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे H को हमने Cl से रिप्लेस किया, ये CH2Cl है, ये बना 3-chloro 2-मिथाइल प्रोपीन। और जब हम इस प्रोटॉन को B प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं Cl से, तो हमें ये मिलता है 1-chloro 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये जो प्रोटॉन्स के दो सेट हैं ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों मिथाइल समूह के प्रोटॉन्स एक जैसे हैं। तो these are two sets of homotopic protons and they are chemically equivalent protons. किसी यौगिक के एक ही कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु या समान समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्रतिबिंब रूपी समावयव यानी इनेंशियोमर्स प्राप्त हो, तो उन हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिबिंब रूपी समावयव यानी इनेंशियोमर्स कहा जाता है। पीएमआर स्पेक्ट्रम में इनका रासायनिक विस्थापन यानी केमिकल शिफ्ट समान होता है तथा दोनों प्रोटॉन्स का केवल एक ही संकेत प्राप्त होता है। इस उदाहरण में आप देखें कि हम पहले इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Z से। Z क्या है? कोई भी परमाणु या परमाणु समूह है, उसे रिप्लेस कर दिया, तो ये यहाँ Z आ गया। इस हाइड्रोजन को भी हम इसी प्रकार से Z से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ Z आ गया। अब इन जब दोनों को देखते हैं तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी समावयव हैं, इनेंशियोमर्स हैं, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन्स क्या कहलाती हैं? ये इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाती हैं। ये दोनों प्रोटॉन्स इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। कौन से? ये दोनों। नेक्स्ट है डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। किसी यौगिक या अणु में जब एक ही कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन समान समूह या परमाणु से करने पर यदि विवरिम समावयव यानी डायास्टीरियोमर्स प्राप्त हो, तो उन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को विवरिम प्रोटॉन या डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला क्लोरोप्रोपीन में, इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जब Z से करते हैं तो यहाँ Z आ गया, और जब इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ये वाले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जब Z से करते हैं तो Z यहाँ आ गया। ये जो दोनों यौगिक हैं ये दोनों डायास्टीरियोमर्स हैं यानी विवरिम समावयव हैं, इसलिए इन दोनों प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहते हैं या विवरिम प्रोटॉन कहते हैं। इस उदाहरण में देखें कि इस कार्बन से जुड़ी हुई दो हाइड्रोजन ये हैं, इनका रिप्लेसमेंट हम Z से करते हैं। पहले इसका रिप्लेसमेंट Z से किया तो यहाँ Z आ गया, फिर इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके स्थान पर Z लाए तो ये आया। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विवरिम समावयव हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, इसलिए ये जो प्रोटॉन्स हैं ये दोनों प्रोटॉन्स ये क्या कहलाती हैं? ये दोनों प्रोटॉन्स डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं यानी विवरिम प्रोटॉन कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोटॉन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और उन प्रोटॉन्स का अलग अलग प्रकार के होने पर उनके उतने ही सिग्नल प्राप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे, केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे उसमें, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। थैंक यू।